गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आपका चल रहा है। इंट्रोडक्टरी पार्ट हम इसमें पूरा कवर अप करा चुके हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में चलते चलते हमारा प्रीवियस लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा एंड दैट इज कौन कौन से फैक्टर होते हैं या डाइल्यूशन का कंडक्टिविटीज पे क्या फर्क पड़ता है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं या डाइल्यूशन का कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया जब जब कंडक्टिविटी की बात होगी तो हमेशा कंडक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स, मेजरली बाय टू फैक्टर्स। पहला, नंबर ऑफ आयंस। एक सॉल्यूशन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होते हैं कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है, यानी कि नंबर ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। साथ के साथ बच्चों दूसरा फैक्टर आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होता है उतना फ्रीली वो मूव करते हैं, मोबिलिटी चार्ज की उतनी ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है। मतलब सेकेंड फैक्टर में हम ये कह सकते हैं लेसर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर विल बी द कंडक्टिविटी। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया चाहे मोलर कंडक्टिविटी है चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन। जैसे जैसे डाइल्यूशन आप करते हैं, पानी आप मिलाते हैं, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट पे कंडक्टिविटी पे, उसकी कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का क्या इंपैक्ट होता है। इसको समझाने के लिए कि डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट होता है, हमारे पास एक इक्वेशन है जिसकी मदद से हम बड़े आसानी से डाइल्यूशन का इंपैक्ट कंडक्टिविटी पे समझ सकते हैं। इक्वेशन का नाम है डेबाय-हक्केल्स-ऑनसीजर इक्वेशन। क्या है ये इक्वेशन, समझने की प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कैप एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी, ऊपर अगर सी लगा दिया एट एनी गिवन कंसंट्रेशन, तो कैप एम सी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाए, माइनस बी कोई भी आपका कांस्टेंट है, एंड अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेबाय-हक्केल-ऑनसीजर इक्वेशन को कैसे लिखना है, उसके अंदर जो टर्म्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन आपको ठीक से आना चाहिए। तो हमने कहा मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, बी आपका कोई भी कांस्टेंट है, और अंडर रूट सी का मतलब है अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। प्यारे बच्चों, ये एक इक्वेशन है जो डाइल्यूशन का डिटेल में आपको इंपैक्ट बताती है मोलर कंडक्टिविटीज पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार आया। ग्राफ प्लॉट किया गया, इक्वेशन को सॉल्व किया गया, इन्होंने इस ग्राफ को सॉल्व किया, इक्वेशन को सॉल्व किया और ग्राफ प्लॉट किया। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया? मोलर कंडक्टिविटी के बीच में और रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में। जब ग्राफ प्लॉट किया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है, एक सीधी सी लाइन आती है इस प्रकार लगभग एक सीधी सी लाइन आती है। यह लाइन आती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब इस इक्वेशन को यूज करते हुए एक्सपेरिमेंट किया गया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी के पे क्या फर्क पड़ता है, कुछ इस प्रकार ये इफेक्ट आया। समझने की कोशिश करते हैं ये ग्राफ किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का जवाब देता है, डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। प्यारे बच्चों, ये ग्राफ ये समझाना चाहता है, मान लो किसी भी गिवन कॉन्सेंट्रेशन, इस पर यहां पर कोई कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो 8 यूनिट्स। ऑलराइट बच्चों, 8 यूनिट्स। उस वक्त
जब कॉन्सेंट्रेशन ये है, सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी है ये, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट दिस गिवन कॉन्सेंट्रेशन, इस गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे। अब जैसे ही बच्चों आप पानी मिलाना शुरू करते हैं बेटे, अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, अब इसमें आप पानी मिलाना शुरू करते हैं। जैसे ही आप इसमें वाटर मिलाते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो हम जानते हैं जैसे किसी सॉल्यूशन में पानी मिलाते हैं कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। क्लियर है? पानी मिलाते हैं कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। अब मान लो कॉन्सेंट्रेशन हो गई 6 यूनिट्स हो गई। उस वक्त मोलर कंडक्टिविटी ये है, जब ऐसे इसको कट करेंगे ये है मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। तो ये पाया जाता है जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है। क्लियर है? जानने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसे डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। पहली बात, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप जानते हैं अल्फा परसेंटेज दैट इज इक्वल टू 100%। भाई सबसे पहली बात तो यह है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों एक वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो 100% आयंस में टूट जाता है, यानी कि जिसके लिए अल्फा परसेंटेज 100 होता है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटे 1 होता है। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। भैया पानी जैसे जैसे मिलाओगे वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बेटे बढ़ती जाएगी। सवाल आता है मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, कारण क्या है? कारण बेटे दो ही चीज होती है। नंबर एक, अगर नंबर 1 की आप बात करें, नंबर 1 पहला फैक्टर होता है आयंस। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है सॉल्यूशन की। लेकिन अगर हम बात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की करते हैं, वो तो 100% आयनाइज होता है। मान लो आप HCl की बेटे बात कर रहे हैं, तो HCl की तो खासियत ये होती है, सिंगल एरो लगाते हैं, जैसे इसमें पानी डाला जाता है 100% आयोनाइज होता है, एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। ये तो 100% आयनाइज होता है। पानी कम हो, पानी ज्यादा हो तो 100% आयनाइज होता है। मान लो जब तक पानी नहीं डाला था तब तक इसके 100 आयंस थे सॉल्यूशन में, 100 आयंस थे, दोनों आयंस मिला के मान लो 100 थे। एक एग्जाम्पल के तौर पे, अब जैसे ही आप इसमें पानी मिला देते हो, जैसे ही आप पानी मिला देते हो मतलब आप डाइल्यूशन कर देते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पहले भी 100% टूटा हुआ था, पानी मिलाने पर भी 100% टूटेगा। तो पानी मिलाने पर वॉल्यूम ऐसे जाएगा, ऐसे बढ़ेगा। बेटे मैं वॉल्यूम ऐसे ना बढ़ा के, मैं वॉल्यूम को इस तरीके से बढ़ा रहा हूं, आप ये समझ जाइएगा। राइट, ऊपर को ना बढ़ा के थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ाता हूं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में जैसे ही आप पानी डालते हैं, नंबर ऑफ आयंस तो पहले अगर इतने थे तो बाद में भी नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहेंगे, नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहेंगे, नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन्स द सेम। इसका मतलब अगर डाइल्यूशन से पहले 100 थे या 3 थे तो पानी मिलाने के बाद भी कितना ही पानी मिला लो, नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ आयंस डाइल्यूशन पर 100 ही रहेंगे। क्लियर है? पानी मिलाने से पहले, पानी मिलाने के बाद भैया नंबर ऑफ आयंस पहले भी 3 यूनिट्स थे या 100 थे, यहां 3 यूनिट्स थे, बाद में भी 3 यूनिट्स ही रहेंगे, बाद में भी 3 यूनिट्स ही रहेंगे। क्लियर है? आगे बात करते हैं। दूसरा फैक्टर आता है जिससे कंडक्टिविटी इफेक्ट होती है, एंड दैट इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब प्यारे बच्चों, जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, जब आयंस पास पास होते हैं तो हम जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, यानी कि पानी डलने से पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था हाई। अब जैसे ही आप इसमें पानी डाल दोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और हम जानते हैं आयंस के बीच में, ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, लेस होता जाएगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बिकम लो। और बेटा जी आप जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे कम होता जाएगा आयंस की मोबिलिटी बढ़ती जाएगी, आयंस इतना ज्यादा मूव करेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंक्लूजन पर आ जाते हैं, और कंक्लूजन क्या कहता है बच्चों? कंक्लूजन ये कहता है, क्लियर है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करेंगे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अपॉन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी टेक्स प्लेस? उसका केवल और केवल एक ही रीजन है, और रीजन ये है कि अपॉन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस तो डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद सेम रहते हैं, तो आयंस में तो इजाफा होता नहीं है, तो आयंस के कारण तो कंडक्टिविटी में इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, HCl के NaCl के सॉल्यूशन में जैसे ही आप पानी मिलाएंगे, पानी मिलाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पानी मिलाने से पहले तो हाई होता है, और जैसे ही आप पानी मिलाते चले जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता चला जाता है। एंड वी नो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होता जाएगा मोलर कंडक्टिविटी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिंस नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स द सेम, नंबर ऑफ आयंस, अब आप इसका रीजन लिखेंगे, रिमेन्स द सेम, रिमेन्स सेम, बट आप लिखने वाले हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, लो हो जाता है अपॉन डाइल्यूशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, और हम जानते हैं देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी अपॉन डाइल्यूशन इंक्रीजेस, तो मेरे बेटे सबसे पहले यहां पर इस क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे y अपॉन डाइल्यूशन, जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्यों बढ़ती है, राइट? तो उसका रीजन होता है नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहते हैं, डाइल्यूशन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली लो हो जाता है, कम हो जाता है, एंड लेसर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। आशा करते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी तक आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितनी बातें आपको बताई सारी की सारी ठीक से आपके क्लियर हो गई होंगी। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार पूछे जा सकते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज ऑब्जर्व्ड अपॉन डाइल्यूशन। जैसे ही डाइल्यूशन करते हैं HCl या NaCl की मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज देखने को क्यों मिलता है? तो आप सीधी सीधी अपनी ये लाइन लिखेंगे, नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स द सेम, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दोनों, इनके लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है, क्लियर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पानी मिलने से आयंस के बीच में कम होता जाता है, जितना आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू उतनी बढ़ती है अपॉन डाइल्यूशन। ये रीजन आप अच्छे से लिख सकते हैं। साथ के साथ एक और चीज भी आप मान सकते हैं। क्या होता है बच्चों, जब हम डाइल्यूशन करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक और एडिशनल बात आप ध्यान रखेंगे, और वो एडिशनल बात क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो लाइन जाती है जैसे ही पानी मिलाते हैं तो बस वो एक स्लाइट इंक्रीज सा दिखाई पड़ता है, हल्का सा इंक्रीज होता है, ये लाइन बस हल्की सी ही इंक्लाइंड होती है। अब स्लाइट इंक्रीज क्यों देखने को मिलता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी में इजाफा तो होता है, इंक्रीमेंट तो होता है, लेकिन बहुत कम होता है। कम क्यों होता है? उसका रीजन होता है क्योंकि आयंस में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस डू नॉट टेक्स प्लेस। केवल और केवल
जो इंक्रीमेंट थोड़ा बहुत भी होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वाई अ स्लाइट इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्जर्व्ड अपॉन डाइल्यूशन। तो स्लाइट इंक्रीज इसीलिए होता है क्योंकि आयंस तो बढ़ते नहीं है, केवल और केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलता है। आशा करते हैं पूरा का पूरा फैक्ट, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके ठीक से समझ में आ गया होगा। तो पहले ये जो क्वेश्चन हमने आपको तैयार कराया, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, राइट। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब बारी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे डाइल्यूशन के इंपैक्ट को थोड़ा सा और डिटेल में जानने की। प्यारे बच्चों, बात करते हैं, यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एक V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में लिया हुआ है। अब मान लो स्टार्टिंग में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है 1 ml। जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 ml तो आप मान लेते हैं उस वक्त उसकी मोलर कंडक्टिविटी है, सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी है 5 यूनिट्स, राइट। अब आपने इसके अंदर पानी मिलाया, आपने इसको डाइल्यूट किया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम आपको बता चुके हैं एक स्लाइट इंक्रीज होता है, हल्का सा इंक्रीज मोलर कंडक्टिविटी में देखने को मिलता है। मान लो जैसे ही आपने 2 ml पानी मिला के वॉल्यूम बढ़ाया, 2 ml किया, उस वक्त मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हो गई दैट इज 5.1 यूनिट, 5.1 यूनिट। अब और पानी मिलाया तो मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, हल्का सा फिर से स्लाइट इंक्रीज देखने को मिलेगा, 5.2 देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप 4 ml करोगे 5.3 से मान लेते हैं 5.3, ऐसे ही आप और बढ़ाइए 5.5 करिए, 5.4 हो जाएगा वहां पर वॉल्यूम। इस प्रकार जैसे जैसे पानी डाल के वॉल्यूम सॉल्यूशन का आप बढ़ाते जाओगे, मोलर कंडक्टिविटी में हल्का सा इंक्रीज देखने को मिलेगा। आप जानते हैं हल्का सा इंक्रीज, स्लाइट इंक्रीज देखने को क्यों मिलता है? उसका रीजन है नंबर ऑफ आयंस में तो इजाफा होता नहीं है, केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब मान लो बच्चों आप इसमें पानी मिलाते गए, पानी मिलाते गए, पानी मिलाते गए, वॉल्यूम बढ़ाते गए, वॉल्यूम बढ़ाते गए। एक वक्त ऐसा आएगा जब पानी बहुत ज्यादा आप डाल देंगे, उसको बोला जाएगा, उस पॉइंट को नोट करना, आप उस पॉइंट को बोला जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा, उस वक्त जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को व्हेन वॉल्यूम टेंड्स टू इन्फिनिटी, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन टेंड्स टू इन्फिनिटी, उस वक्त जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब पानी इनफाइनाइट पानी आप डाल देंगे। अब प्यारे बच्चों, जब आप पानी बहुत ज्यादा डाल देंगे तो हम जानते हैं जैसे जैसे पानी डलता जाता है कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है। अब पानी आप बहुत ज्यादा डाल देंगे तो उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन बहुत 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 कम हो जाएगी और लगभग कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगी। तो याद रखिएगा, हम इसको दोनों को एक ही तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह है मोलर कंडक्टिविटी जब पानी इनफाइनाइट डल गया, और अगर मैं 0 पर लगाता हूं तो इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0 या एट 0th कॉन्सेंट्रेशन। एक ही बात है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पानी डाल के बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। जैसे जैसे पानी डालते जाओगे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, और पानी बहुत 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 ज्यादा डाल दोगे तो कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली रीचेस टू 0। क्लियर है? तो याद रखना, जब कैप m के ऊपर इन्फिनिटी लगाते हो तो ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तब आप डाइल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और जब आप कैप m के ऊपर 0 लगाते हो तो इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी जब कॉन्सेंट्रेशन लगभग 0 हो जाती है, एट 0th कंसेंट्रेशन, राइट। मोलर कंडक्टिविटी एट 0th कंसेंट्रेशन, एक ही बात है।
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोनों एक ही चीज है। पानी इनफाइनाइट तो कंसंट्रेशन 0। क्लियर है? तो दोनों की दोनों एक ही बात है, एक ही टर्म है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ के साथ इन दोनों को एक और अतिरिक्त नाम से पहचाना जाता है। इनको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। प्यारे बच्चों, इनको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से भी पहचाना जाता है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरोथ कंसंट्रेशन, या इनको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। अब इसकी एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी जानने की कोशिश करते हैं कि भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, या इनफाइनाइट डाइल्यूशन वॉल्यूम कौन सा होता है। क्लियर है? जीरो कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। बेटे बात सुनिए, वॉल्यूम 1 ml था सॉल्यूशन का जब तक पानी नहीं डाला था। उस वक्त मोलर कंडक्टिविटी थी सॉल्यूशन की 5। पानी डालना आपने शुरू किया, 2 ml किया, इंक्रीज हुई 5.1, 3 ml किया 5.2, 4 ml करोगे 5.3, स्लाइट इंक्रीज होता चला जाएगा। अब जब आप पानी डालते जाओगे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। एक वॉल्यूम ऐसा आएगा जब आप पानी डालते गए 10 ml पे पानी डालते गए, 1 ml से डालना शुरू किया, आपने 10 ml तक वॉल्यूम पानी डाला। जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 ml हो गया पानी डलते डलते, उस वक्त आपने देखा कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हो गई दैट इज 5.6। अब इस वॉल्यूम को जरा नोट करना। अब आप 10 ml के बाद आप जितना भी पानी मिला रहे हैं, मान लो आपने और पानी मिलाया, 11 ml कर दिया, 11 ml कर दिया, उस वक्त भी आप ये देखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ा और ये एज इट इज अब सेम ही रहती है। क्लियर है? एक वक्त ऐसा आता है जब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ना बंद हो जाती है। कंडक्टिविटी की इस वैल्यू को जब सैचुरेशन आ जाए, एट सैचुरेशन, बच्चों जब सैचुरेशन आ जाए, व्हेन द सैचुरेशन कम्स, जब सैचुरेशन आ जाता है, एट सैचुरेशन, ये जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इसको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहा जाता है। डाइल्यूट करते जा रहे हो, ये वॉल्यूम होगा वॉल्यूम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। 10 ml को आप कंसीडर करोगे, ये वो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का जिसे आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात आप कर रहे हैं, राइट? यहां पर आकर ये है वॉल्यूम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एट सैचुरेशन, वो वॉल्यूम सॉल्यूशन का जिस पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ना बंद हो जाए। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर इनफाइनाइट का मतलब इतना ज्यादा पानी, समुद्र जितना पानी, बहुत ज्यादा पानी? नहीं, मतलब वो वॉल्यूम वाटर का जिस पर मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो बढ़ना बंद हो जाती है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एट सैचुरेशन। अब आप आगे जाएंगे, कितना ही पानी आप मिलाते चले जाएं, मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो बढ़ना बंद हो जाती है। इस मोलर कंडक्टिविटी को इस पॉइंट पर कहा जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, हम इसको कह सकते हैं, या फिर हम इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। सवाल आया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्यों कहेंगे? उसका रीजन है क्योंकि बेटे मोलर कंडक्टिविटी जो बढ़ती है वो एक लिमिट तक ही बढ़ती है, इसीलिए बस ये लास्ट लिमिट है, यहीं तक मोलर कंडक्टिविटी उस गिवन सॉल्यूशन की बढ़ेगी, उसके बाद आप कितना ही पानी डाल लो मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, राइट? तो सैचुरेशन पर जो वैल्यू होती है मोलर कंडक्टिविटी की उसको कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट वॉल्यूम ऑफ वाटर, या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरोथ कंसंट्रेशन। और क्योंकि एक लिमिट तक ही वैल्यू बढ़ी तो इस लिमिट को कहा जाता है, इस लिमिट पर
मोलर कंडक्टिविटी को कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आशा करते हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब फाइनल क्वेश्चन इस टॉपिक का, फाइनल क्वेश्चन क्या है, याद रखो, अगर हमें ग्राफ दिया हुआ हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो बच्चों हम बड़े आसानी से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी जीरोथ कंसंट्रेशन पे आसानी से निकाल सकते हैं। इसको बड़े आसानी से ग्राफ से निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे भाई? जैसे जैसे पानी डालोगे कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, 8 से 6, यहां आएंगे 4, 2 और यहां आ जाएगा 0। ये वैल्यू है 0 व्हेन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0। अब जब 8 थी कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी इतनी थी। जब 6 थी कंसंट्रेशन, पानी डाल के कम किया, पानी डाला, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, उस वक्त मोलर कंडक्टिविटी इतनी थी। क्लियर है? अब धीरे धीरे आप इस ग्राफ को आगे बढ़ाते जाइएगा। क्लियर है? आगे खींचते जाइएगा, एक्स्ट्रापोलेट करता जाइएगा। क्लियर है? एक्स्ट्रापोलेट करते चले जाइएगा। जैसे ही इस ग्राफ को अब हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ऐसे इस लाइन को और आगे बढ़ाया जाएगा। एक पॉइंट ये आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0, जब कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जिस पॉइंट पर ये लाइन कट करती है वही हो जाएगी वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी। इस पॉइंट पर जो भी वैल्यू होगी मोलर कंडक्टिविटी की, उसको बोला जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट जीरोथ कंसंट्रेशन। मान लो यहां पर मोलर कंडक्टिविटी है, दैट इज अभी इधर समझाया 5.6, ये है 5.6। तो एक फायदा इस ग्राफ का ये भी आता है कि अगर आपको ऑब्जर्वेशन टेबल ना दी हुई हो और अगर आपको ग्राफ दिया हुआ हो, बच्चों ऑब्जर्वेशन टेबल ना देके सिंपल ग्राफ आपको दे रखा है, तो उस ग्राफ की मदद से भी मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करना, थोड़ा सा खींचना, खींच के जिस पॉइंट पे वो वाई एक्सिस पे कट करता है वही वैल्यू होगी मोलर कंडक्टिविटी जीरोथ कंसंट्रेशन पे, वही वैल्यू होगी मोलर कंसंट्रेशन एट जीरोथ कंसंट्रेशन पे। तो इसका मतलब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एट जीरोथ कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम आसानी से ग्राफ की मदद से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ग्राफ की जो लाइन होती है उसको खींचना शुरू कर देंगे, उसे एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे और जिस पॉइंट पे वो वाई एक्सिस पे कट करे वही वैल्यू हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी की, बशर्ते जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0। इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन 0 है और वाई एक्सिस पे जहां ये लाइन कट करेगी, जहां ये लाइन कट करेगी वही वैल्यू हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी एट जीरोथ कंसंट्रेशन। यहां पर आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसे आप नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट जीरोथ कंसंट्रेशन या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्राफ। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्राफ, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्राफ। अब भैया कैसे ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे? बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, इस लाइन को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देना, कॉन्सेंट्रेशन कम करते चले जाना, पानी डालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, कॉन्सेंट्रेशन कम करते करते एक वक्त ऐसा आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगी। उस वक्त ये लाइन वाई एक्सिस को जहां पर कट करती है वही वैल्यू होती है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरोथ कंसंट्रेशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ का फायदा क्या है जो हमें डेबाई-हक्कल-सोनसेजर इक्वेशन से मिला है? इसकी बड़ी एप्लीकेशन ये है कि मोलर कंडक्टिविटी जीरोथ कंसंट्रेशन पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या सैचुरेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, उसको भी हम ग्राफ से आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? कैसे निकाल सकते हैं? ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर कर, एक्स्ट्रा प्लॉट कर कर
जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट करे। आशा करते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके ठीक से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका लेंगे स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ेंगे आज के लेक्चर के दूसरे पार्ट की तरफ। अब बारी रहेगी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जानने की कोशिश करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है अपॉन डाइल्यूशन। प्यारे बच्चों, जहां तक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, हमें पता होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो एल्फा परसेंटेज होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन नॉट इक्वल टू 100%, ये 100% के बराबर नहीं होती है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये स्मॉल एक्सटेंट तक ही टूटता है, आयोनाइज होता है। आयंस की मात्रा वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में बहुत कम होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन के लिए अल्फा की जो वैल्यू होती है वो वेरी लेस देन 1 होती है, 1 से बहुत बहुत कम होती है। एक एग्जांपल की बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जैसे कि एसिटिक एसिड। अब प्यारे बच्चों, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन ये है, राइट। मान लेते हैं इनिशियली इसके अंदर 3 यूनिट्स आयंस हैं, 3 यूनिट्स आयंस हैं इसके अंदर। अब एसिटिक एसिड में 3 यूनिट्स आयंस हैं इनिशियली। इनिशियली उसके अंदर 3 यूनिट्स आयंस हैं। अब आप जैसे ही इसके अंदर पानी डालना शुरू करते हो, याद रखिएगा, अब आपने पानी डालना शुरू कर दिया, अब आपने इसको डाइल्यूट करना शुरू कर दिया। जैसे ही आप डाइल्यूट करना शुरू करते हैं तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, चाहे वो NH4OH है, चाहे वो आपका एसिटिक एसिड है, क्लियर है, इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और हम जानते हैं अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी तो आयंस की मात्रा बढ़ेगी, नंबर ऑफ आयंस में एक बड़ा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, जैसे ही आपने अब इसमें पानी डालना शुरू किया, जैसे ही हम इसमें वाटर डालना शुरू करते हैं, डाइल्यूट करना शुरू करते हैं, याद रखिए यहां पर नंबर ऑफ आयंस एब्रप्टली बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर है, आयनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो पानी डालने से पहले या जब पानी कम था उस वक्त अगर 3 यूनिट्स आयंस थे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, आयनाइजेशन बढ़ता है और आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। मान लो अपॉन आयनाइजेशन अब नंबर ऑफ आयंस हो गए 8 यूनिट्स, नंबर ऑफ आयंस हो गए 8 यूनिट्स। साथ के साथ आप दूसरी बात, एक बात और याद रखेंगे, जैसे जैसे पानी बढ़ाते जाएंगे, जब पानी नहीं डाला था आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था क्योंकि आयंस पास पास थे, राइट। तो इनिशियली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हाई है, जितना पानी मिलाते जाओगे आयंस का नंबर भी बढ़ेगा और आयंस में दूरी भी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है, तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लो होता चला जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लो होता चला जाएगा। अब दोनों फैक्टर से आप जानते हैं आयंस बढ़ते हैं, अगर आयंस बढ़ेंगे कंडक्टिविटी बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब हम साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो इंक्रीज होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में वो दोनों फैक्टर के कारण होता है। नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं पानी डालने पर और आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लो होता चला जाता है। और जब दोनों फैक्टर बढ़ना शुरू हो जाएं तो मोलर कंडक्टिविटी में अब नोट करना एक बहुत ज्यादा लार्ज चेंज या बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो यहां पर क्वेश्चन आता है व्हाई, क्वेश्चन इज व्हाई एन एब्रप्ट इंक्रीज, व्हाई एन abrupt increase in molar conductivity of acetic acid is observed। एसिटिक एसिड कह लीजिए ऑब्लिक वीक इलेक्ट्रोलाइट आप कह लीजिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, क्लियर है, या एसिटिक एसिड के केस में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के केस में, बेरियम हाइड्रोक्साइड के केस में, क्लियर है, एक बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि ये जितने भी नाम मैंने लिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और अभी अभी आपको बताया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे ही आप पानी डालते हैं अपॉन आयनाइजेशन नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं, पानी डालने पर नंबर ऑफ आयंस भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पानी डालने पर क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है, आयंस दूर जाएंगे,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वैसे ही लो होने वाला है। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहां पर एब्रप्ट इंक्रीज का रीजन हो जाएगा सिंस बोथ। अब दोनों फैक्टर कौन कौन से? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, या इसको आप कह सकते हैं आयोनाइजेशन इंक्रीजेस, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। आप इसको कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। और हम दोनों फैक्टर से जानते हैं, नंबर ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, इंक्रीजेस, और हम जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। हम जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, एंड वी नो दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। यहां पर आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, सीधा सीधा पूछा जाता है व्हाई इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एन एब्रप्ट इंक्रीज, सडन इंक्रीज या इन एक लार्ज इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड अपॉन डाइल्यूशन। तो आप ये वाला आंसर यहां से नोट करके लिखेंगे। कई बार क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का सीधे सीधे नाम खोल दिया जाता है, सीधे सीधे नाम आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ एसिटिक एसिड के केस में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के केस में एकदम सडन इंक्रीज अपॉन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी में क्यों देखने को ऑब्जर्व होता है, या क्यों ऑब्जर्व होता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। बच्चों अब अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ अगर हम देखें, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखते हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। द ग्राफ कम्स हियर, मान लो जब कॉन्सेंट्रेशन है 8 यूनिट्स, उस वक्त मोलर कंडक्टिविटी इतनी है। अब आपने पानी डालना शुरू किया तो कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। तो एकदम कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही कम करोगे वैसे ही बहुत ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। ऐसे इंक्रीज देखने को मिलेगा, ऐसे पानी डालते जाओ, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग ग्राफ कंडक्टिविटी वर्सेस कंसेंट्रेशन या कंडक्टिविटी वर्सेस डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक सीधी सी लाइन हल्का सा इंक्लाइन करके आप दिखा दोगे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप ग्राफ को इस प्रकार आप एक हाइपरबोला की फॉर्म में आप ग्राफ को दिखाएंगे। राइट, आशा करते हैं अब तक का पूरा कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों लास्ट टॉपिक जो इसका एक्सप्लेनेशन है आज के लेक्चर का, उसकी तरफ। इसका लें आप फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट आप लीजिए और चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। अब बारी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, मान लो एसिटिक एसिड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के केस में जानने की कोशिश करेंगे मोलर कंडक्टिविटी अगर जीरो कंसंट्रेशन हो जाए या जब हम उसमें पानी इनफाइनाइट डाल दें तब उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी। इसका मतलब अब लास्ट पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है हमारे पास और उसमें पानी आप डाल रहे हैं, जब इनफाइनाइट वॉल्यूम आप डाल देंगे, पानी आप डाल देंगे, उस वक्त मोलर कंडक्टिविटी एसिडिक एसिड के सॉल्यूशन की क्या होगी। अब इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं इनको दो फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। ये हम शुरुआत में चर्चा कर चुके हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ में एक खासियत थी कि लाइन सीधी थी, और जैसे ही हमें मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन पे चाहिए थी तो हम लाइन को खींचते थे, वो लाइन वाई एक्सिस पे कट करती थी और वही वैल्यू होती थी मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एसिटिक एसिड के केस में अगर हम बात करें तो ग्राफ से
मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालना आसान नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका रीजन, प्यारे बच्चों, जैसे ही आप पानी डालना शुरू करते हैं मोलर कंडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है, ऐसे बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है, पहले इतना है, फिर इतनी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, और जैसे जैसे अब आप और पानी डालेंगे तो ये जो ग्राफ होता है ये वाई एक्सिस के पैरेलल जाता है। भाई अब आप क्या करोगे, ग्राफ को खींचना शुरू करोगे, एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे आप ग्राफ को। तो क्या होता है, जैसे ही आप ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हो वो वाई एक्सिस के पैरेलल जाना शुरू हो जाता है। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट नहीं करता है, तो मोलर कंडक्टिविटी इस पॉइंट पे, जीरो कंसंट्रेशन पे, आप ग्राफ से वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नहीं निकाल सकते। तो अब आपका क्वेश्चन होता है वाई फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि एसिटिक एसिड, वाई फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑब्लिक एसिटिक एसिड या NH4OH, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरोथ कंसंट्रेशन कांट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्राफ, कांट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफ। तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं, यहां पर आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि ग्राफ से इसलिए नहीं निकाला जा सकता, सिंस when we extrapolate the graph, जब हम एक्स्ट्राप्लॉट करते हैं, प्लॉट द ग्राफ, it runs parallel to y axis, it runs parallel to y axis, भैया y axis के पैरेलल जाता है, y एक्सिस को कभी कट नहीं करता, तो एग्जैक्ट वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप पता नहीं कर सकते। चलते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ। मान लो एसिटिक एसिड का शुरुआत में जो आपने सॉल्यूशन लिया है वो 1 ml है, उस वक्त वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड जो सॉल्यूशन है वो 1 ml है। मान लो उस वक्त उसकी जो कंडक्टिविटी है आप जानते हैं बहुत कम होती है, दैट इज 0.2। अब आपने पानी डाला, इसमें कंडक्टिविटी बढ़ेगी, एकदम बहुत ज्यादा बढ़ेगी, 0.2 से सीधा 0.9 जाएगी, और पानी डाला हो जाएगी दैट इज 3.1, हो जाएगी सीधा 3.1। तो बढ़ती चली जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि आयनाइजेशन भी बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। तो यहां पर आपको एक लार्ज इंक्रीज देखने को मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसे पानी डालते जाओगे, क्लियर है, जैसे ही वॉल्यूम इनफाइनाइट करते जाओगे, अगर ग्राफ से आप मोलर कंडक्टिविटी निकालने की कोशिश करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इस इनफाइनाइट वॉल्यूम पे कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। एक समय ऐसा आता है जब ग्राफ से आप मोलर कंडक्टिविटी, सैचुरेटेड मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी, ग्राफ से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक था पूरा का पूरा, दैट इज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, पानी डालने का इफेक्ट मोलर कंडक्टिविटी पे, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। प्लस पॉइंट, मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, क्लियर है, पानी डालते जाओगे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कम बढ़ती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालने पर मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। एक समय ऐसा आता है जब पानी डालते चले जाते हैं तो वॉल्यूम इनफाइनाइट होता चला जाता है। इनफाइनाइट वॉल्यूम पर या जब सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाए उस वक्त जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको कैप M0 या कैप M इन्फिनिटी ऊपर लिखते हैं या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ से निकाला जा सकता है मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी होती है जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे, कैप M0 या कैप M इन्फिनिटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी
वीक इलेक्ट्रोलाइट की ग्राफ से आप नहीं निकाल सकते। अब कैसे निकालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन पे, सैचुरेशन पे या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।